Good evening. Today we are going to discuss a topic of solution of Schrodinger equation for a particle enclosed in a one-dimensional box. Okay. So quantum physics जो हम पढ़ रहे थे उस quantum physics का that means quantum mechanics जो है उस quantum mechanics के application की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है उसमें जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल वो टॉपिक क्या है। तो वो टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ वन डायमेंशनल फॉर अ पार्टिकल, ओके, enclosed in a one dimensional box, सो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक कोई पार्टिकल हम ले लेते हैं, ओके। और वो पार्टिकल जो है जिसका सपोज कि एक पार्टिकल है और जिसका मास जो है वो कितना है, m है। हम इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो कि एक पोटेंशियल बॉक्स में बंद है, ठीक है, जिसकी लेंथ हम x ले लेते हैं और वो a के अनुदिश गमन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने एक पोटेंशियल बॉक्स ले लिया सपोज, और ये पॉइंट है आपका 0 का, ओके। ये x डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं OA, ओके। ये आपका पोटेंशियल को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब ये पार्टिकल जो है वो इसमें किसी एक वेलोसिटी सपोज vx वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जो m मास का जो पार्टिकल है वो vx वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये विभव बॉक्स के अंदर है, पोटेंशियल बॉक्स के इनसाइड में है, तब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। पर जैसे ही वो इस वॉल से क्या करता है, कोलाइड करता है ना, तो उस वहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो हाई हो जाता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट वॉल, ओके। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब कण बॉक्स की दीवार से टकराता है वापस लौट आता है, बॉक्स में कण के विभव का परिवर्तन हो रहा है। मतलब बॉक्स के अंदर अगर कोई पोटेंशियल पूछे तो वहाँ तो पोटेंशियल नहीं होगा, वहाँ वो स्वतंत्र है, 0 होगा। तो अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम ये निकालें कि बॉक्स के अंदर कण के होने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं, या उसके लिए हम काल अनाश्रित या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लें। सपोज जो पार्टिकल हमने लिया उसकी एनर्जी E है, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा वो होगा d2 साई बाई dx2 प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर इंटू E साई इक्वल टू 0। सपोज इक्वेशन नंबर 1 वेर E इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो इक्वेशन हमने लिया उसका सॉल्यूशन क्या है, या जिसे हम कहते हैं कि आइगन फंक्शन जो होता है वो आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फलन क्या है, या इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सपोज कि इसका सॉल्यूशन हमने लिया साइन x इक्वल टू a साइन bx प्लस सी। सपोज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 इज साइन x इक्वल टू a साइन bx प्लस सी, वेर ABC depend in the boundary conditions, okay। ABC is constant, वो कांस्टेंट है, पर जो डिपेंड करेगा किस पे, बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जो सीमा प्रतिबंध जो होते हैं उस पर वो निर्भर करेगा। चलिए, हमें क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहता है कि जब कभी भी आप बात करते हैं कि किसी भी बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता की बात करते हैं, तो एक वेग फंक्शन हम लेते हैं साइन, है ना, और साइन का जो स्क्वायर होता है वही हमेशा प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि साइन का x का जो स्क्वायर होगा वो डेफिनेटली 0 होगा जब x इक्वल टू 0 लेंगे, या जब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, a लेंगे। क्योंकि x इक्वल टू 0 पर भी वॉल आ रहा है, दीवार आ रहा है, और x इक्वल टू a पर भी वॉल आ रहा है या दीवार आ रहा है, और वॉल पे हमें मालूम है कि पार्टिकल नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है। ये चीज़ हमें क्लियर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें यह मालूम चल गया कि साइन एक्स की वैल्यू
जीरो लें, जीरो आएगी जब x इक्वल टू जीरो होगा और x इक्वल टू ए होगा, और x इक्वल टू जीरो और ए होने का मतलब आप पहले से समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि दीवार पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है, इनफाइनाइट है। अब हम कंडीशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो साइन एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो एक्चुअल है ए साइन बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें हम x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो साइन एक्स क्या होगा, जीरो होगा, और साइन एक्स जीरो होगा, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू मिलेगी वो साइन सी के फॉर्म में मिलेगी, दैट मीन्स साइन सी की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। सो सी की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट केस जो है वो हमारा, ये तो x इक्वल टू ज़ीरो के लिए लिया, अगर हम x इक्वल टू ए की बात करते तो भी हमें साइन एक्स तो जीरो ही मिलेगा, ए साइन है ना, और x के प्लेस पे a यूज़ करेंगे बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा साइन बी ए प्लस सी, करेक्ट। यदि हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन बी ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, साइन बी ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, बट सी इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। सी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट कर दें तो साइन बी ए इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, दैट मीन्स बी ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा एन पाई, जो कि जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल हम जिसे कहते हैं, या बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो एन पाई बाय क्या मिलेगी, हमें ए मिल जाएगी बी की वैल्यू। सो ये बी की वैल्यू हमें मिल गई और ये ए की सी की वैल्यू पहले से मिली हुई है, जिससे हम जो तरंग फलन हमें चाहिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने तरंग फलन देखा था, ये उस तरंग फलन में हम इस बी की और इस सी की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, जिससे जो हमारा वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि साइन एक्स जनरल ले लें तो वो हो जाएगा ए साइन बी के प्लेस पे एन पाई और फिर एक्स है ही ए, तो ये हमारा तरंग फलन बन जाएगा, या फिर जिसे हम आइगन फंक्शन भी कहते हैं, वो आइगन फंक्शन हमें मिल जाएगा। इज़ इट क्लियर? नाउ इसमें हमें एक और चीज़ एब्सेंट लग रही है, जो कि है वैल्यू ऑफ ए की। तो अगर ए को हम रियल वैल्यू मान लेते हैं तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना होगा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पे। किस पर जाना होगा? नॉर्मलाइजेशन जो हमने पहले पढ़ा है, या प्रसामान्यीकरण की जो शर्त हमने पहले पढ़ी है, उस शर्त पर हम जाएंगे, तब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग 0 टू ए साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ये प्रसामान्यीकरण की शर्त है। तो हमने 0 टू ए साइन एक्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए साइन ए स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इसे, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए, इज इट ओके, डी एक्स इक्वल टू 1। और वी में राइट इट ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके रेस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमें रखनी पड़ेगी 0 टू ए 1 माइनस कॉस 2, करेक्ट है, 0 टू ए 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाय ए बाय 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ओके। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये तो आपका साइन में आएगा, जिससे 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स, दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल सा दिख रहा है हमें ये। और फिर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/a, सिंपल ट्रांसफर हमने किया। और ए की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आएगी, ए। नाउ जो आपका वेव इक्वेशन था या जो आइगन फंक्शन आप फाइंड आउट कर रहे थे, वो ए के प्लेस पे आपका आ जाएगा 2 बाय ए स्क्वायर रूट साइन एन पाई एक्स बाय ए। दिस इज एक्चुअल वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन जिसको हम कहते हैं, वो हमें मिल गया। नाउ फॉर आइगन वैल्यू हमें जाना है कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास जो साइन आया है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन d2 साइन बाय dx2 dt2 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम बात करें तो d बाई dt हमें करना होगा d साइन बाय dt का। तो सबसे पहले तो d साइन बाय dt निकालें। तो d साइन बाय dt जब हम निकालने जाएंगे तो जनरल है कि 2 बाय a होगा, ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, n पाई x, सॉरी हाँ हमारा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, n पाई x बाय क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और n पाई x का फिर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n पाई बाय a। अगेन जब हम करेंगे d2 साइन बाय dt2 करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 बाय a, सॉरी ये x है ना, सॉरी x, 2 बाय ए स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा कॉस का फिर से माइनस आ जाएगा यहाँ पर साइन n पाई x बाय a, और n पाई बाय जो a है वो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ टू नहीं, माइनस ऑफ n पाई बाय a का होल स्क्वायर को हम सेपरेट कर ले। ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है, आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है एक्चुअली ये किसकी वैल्यू है, साइन x की वैल्यू है। दैट मीन्स साइन की वैल्यू है या साइन x की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम लिख सकते हैं कि 3 से। तो d2 साइन बाय dx2 की वैल्यू जो हमें मिली वो कुछ इस प्रकार की मिली। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होगा जो हमने लिखा था d2 साइन बाय dx2 प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर काल अनाश्रित, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो था वो ये था। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई इंटू साई इक्वल टू माइनस ऑफ d2 साई वाली वैल्यू, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n पाई बाय a होल स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, इंटू क्या आ जाएगा, साई 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 दोनों तरफ से हम कैंसिल कर दें तो हमें जो e की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन 2m n पाई एच कट, ओके, अपॉन a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो आइगन वैल्यू हम कहते हैं वो आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हमारा बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 में इसे बोल दूं। ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बना है, उस इक्वेशन नंबर 4 से अब हम वैल्यू पुट करके, है ना, ये जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, कि एनर्जी के कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं। कि सपोज कि हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करें कि n इक्वल टू 0 हमने लिया, तो उस कंडीशन में e की वैल्यू 0 आएगी, है ना। लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए जो e की वैल्यू आएगी वो एक्चुअल आएगी एच कट स्क्वायर पाई अपॉन ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2m। लेकिन अगर एच कट को मैं ब्रेक करूँ यहाँ पे, तो एच कट की वैल्यू होती है एच स्क्वायर बाय 2 पाई, दैट मीन्स 4 पाई, दैट मीन्स 8 आ जाएगा ये, है ना। तो 8m स्क्वायर और पाई स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये h है और ये एच कट है, ध्यान रखिएगा। सीन्स आप जानते हैं कि एच कट इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की जिससे हमारे पास ये वैल्यू आई। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, n इक्वल टू 0 के लिए 0 आ रहा है। जब मैं n इक्वल टू 2 लूँगा, अगर मैं यहीं पे इसे आपको बताऊं, तो अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूं तो उस कंडीशन में e इक्वल टू आप देखेंगे कि 2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूं n की वैल्यू, तो उस कंडीशन में e की वैल्यू जो आएगी वो 3 स्क्वायर एच स्क्वायर 8m a स्क्वायर आएगा। तो क्या समझ आ रहा है कि जो एनर्जी के स्टेट्स हैं वो कैसे हैं, आपके एनर्जी के जो स्टेट्स हैं वो एक्चुअल में डिस्क्रीट है, विविक्त है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को शो करता है। जबकि क्लासिकल में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी जो होगी वो 0 से लेकर कहीं भी कुछ भी हो सकती है, पर क्वांटम में ये हमें मिली डिस्क्रीट के फॉर्म में। तो बॉक्स के अंदर जो हमें एनर्जी मिली वो कैसी मिली, हमें बॉक्स के अंदर जो एनर्जी मिली वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिली। n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, आपने अभी देखा n इक्वल टू 3 के लिए, है ना। ये एनर्जी जो मिली हमें डिस्क्रीट मिली। यहाँ जो गैप है देखिए वो पूरा डिफरेंट है, ये थोड़ा और ऊपर बनेगा। जो अंतराल है वो भी क्या मिला है, अलग अलग मिला है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करता है, प्रूफ करता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि n की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रखी,
कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3, सभी के लिए हमने बात की। तो हम ये ले सकते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए जो फाई एक्स जो है हमारा साई एक्स जो है वो कैसे चेंज होता है या उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर n इक्वल टू हम लेते हैं सपोज 1, तो उस कंडीशन में हमें जो डायग्राम मिलता है वो उसमें एक ही नोड मिलता है। एक ही नोड मिलने का मतलब है कि n इक्वल टू 1 के लिए हम ये देखेंगे कुछ इस प्रकार का कि जो साई एक्स का जो विचरण होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने ली थी वो 0 टू a तक की, यहाँ a है तो 0 पर हमें नोड मिलता है और a पर हमें नोड मिलता है। नोड मीन्स समझ रहे हैं, वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू बात करें जिसको हम a/2 कहते हैं, वहाँ हमें मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पर जो नोड की संख्या है वो कितनी मिलती है हमें, 2। अगर हम आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए इसी a डिस्टेंस को हम n इक्वल टू 2 के लिए पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें 2 वेव्स ऐसी मिलेंगी। यहाँ पर आपका a/2, इस बार a/2 में नोड मिलेगा, 0 में मिलेगा, दैट मीन्स नोड की संख्या जो हो जाएगी और यहाँ भी मिलेगा a पे 3 हो जाएगी। अगर हम n इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो हमें ठीक वैसा ही तीन कंडीशंस मिलेगी। तो उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब हमें 1 2 3 4 नोड मिल जाएंगे। तो ये नोड्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अवस्था घनत्व। ये भी हम इसमें निकाल सकते हैं कि एक्विमी बॉक्स में बंद कण की गति के लिए जो फंक्शन हमने लिया था साइन एक्स, अभी हमने पढ़ा था 2/a का रूट और साइन n πx/a, ये हमने पढ़ा था, है ना। अगर इसमें हम बात करते हैं कि अब हम अवस्था घनत्व चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि x और हम बात करेंगे x प्लस dx के बीच, मतलब डिफरेंस कितना होगा dx का। उस कंडीशन में अगर कण के पाए जाने की प्रायिकता हमें चाहिए तो वो प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी तो भाई स्क्वायर के इक्वल ही होती है। तो आप 2/a कर लेंगे, इसको साइन स्क्वायर कर लेंगे, इसको n πx dx कर लेंगे। एक डिस्टेंस कितनी है dx में, n πx/a कर लेंगे और डिस्टेंस dx होने के कारण इसे dx में ले लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताएगा, जिसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम यदि ये जानना चाहते हैं इस इक्वेशन से, क्वेश्चन नंबर सपोज 5 है, हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या सर्वाधिक प्रायिकता घनत्व कहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे कि वो डिपेंड करेगा n πx/a पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। यदि उसकी वैल्यू π/2 आपको पता है साइन में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है π/2 में, या फिर हम ले सकते हैं 3π/2 में, या फिर हम ले सकते हैं 5π/2 में, है ना। यदि इसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, मतलब इन सब वैल्यू n πx की वैल्यू ये सब में से कुछ भी हो, वहाँ पर हमें सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी या सर्वाधिक प्रायिकता घनत्व मिलेगी। यदि आप x निकालना चाहते हैं तो a/2n हो जाएगा, करेक्ट है, 3a/2n हो जाएगा या 5a/2n हो जाएगा। x की वैल्यू ये सब पुट करने से भी हमें सर्वाधिक प्रायिकता घनत्व क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो सर्वाधिक प्रायिकता घनत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा जो डेरिवेशन था ये था एक विमी बॉक्स के लिए। ठीक है, एक विमी बॉक्स में बंद कण का श्रोडिंगर समीकरण का हल हमने किया, उसका फंक्शन भी निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाली, और यहाँ तक डेरिवेशन आपको बनाना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।